और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे, जो कि आपको वादा करता है कि फिजिक्स ऑप्शनल पूरी तरीके से कवर करके देगा। सो दिस इज अवर 10th क्लास एंड नाइन्थ क्लास तक के हम कवर कर चुके हैं। सो नाइन्थ क्लास तक का कंटेंट अगर आपको देखना है तो जाके ये जो यूट्यूब में जो नीचे आ रहा है ना, मेरा चैनल का नाम लिख के वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट है। लेक्चर 1 से शुरू कीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऑप्शनल लेना है नहीं लेना है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन वाला क्लास जो है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि क्या बेनिफिट्स हो गए ये ऑप्शनल लेने के, और जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब वहाँ बताए हैं। सो लेट मी अपलोड द पीडीएफ फर्स्ट एंड माय इंट्रो विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू देयर, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा फील्ड क्या है, मैंने क्या क्या किया है, वो सब आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर से पता चल जाएगा। सो लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू। यस। So, PDF is shared now, and you can see that लास्ट क्लासेस में हम PYQ देख रहे थे, जो कि मेंस ऑप्शनल फिजिक्स में पूछा गया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था। और ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा। और देखिए दोस्तों, ये जो क्लासेस में ले रहा हूँ ना, इसमें मैं आपसे वादा करता हूँ कि भले ही मुझे 500 लेक्चर ही क्यों ना बनाने पड़े, लेकिन मैं पूरा कवर करके देने वाला हूँ। ठीक है ना? सो देयर ऑन मी अबाउट दिस। सो ये देखिएगा, ये देखिए, यहाँ से शुरू करने वाले कहा था मैंने। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स में जो मोशन होता है पार्टिकल का, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू टॉक। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टिव फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन के अपोजिशन में काम करता है। ठीक है, मोशन के अपोजिशन में काम करता है मतलब क्या? मतलब देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि अ, आपका जो ये रॉकेट है, तो ये रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, टेक ऑफ करने के बाद में जब ये हवा में जाएगा, सो बट ऑब्वियस इस पे कुछ एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक है ना? सो दैट एयर रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टिव फोर्स एक्चुअली। हमने हमारे प्रॉब्लम्स में रॉकेट मोशन डिराइव करते समय एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर लिया था, ताकि हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड रख सके। ठीक है। और ये रेजिस्टिव फोर्स जो हमारा एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करने का एक और कारण ये भी है कि एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेरी व्हाट वी कैन से स्टैंडर्ड काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ओके, उसका कोई फिक्स फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स फंक्शन हम नहीं बता सकते हैं। वो कभी कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा। फिर एयर रेजिस्टेंस भी ये रॉकेट मोशन के केस में हाइट के साथ वेरी करेगा। ज्यादा हाइट पे एटमॉस्फेयर, आपको ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ज्यादा हाइट पे एटमॉस्फेयर जो है वो थिन होता है, तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट करेगा। पर जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो एयर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम होता है स्पेस में। यस। So that's why we had neglected the air resistance in while deriving the motion of rocket. But there are some resistive forces which have some kind of standard function। मतलब उनका v के साथ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के साथ कोई रिलेशन होता है। ओके। सो अब ये तो एक एग्जांपल हो गया रेजिस्टिव फोर्स का, जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था इस रॉकेट पे। बट देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल। अगर हम कार का मोशन कंसीडर करें, तो कार के मोशन में भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, आप सभी जानते हैं। मान लीजिए ये कार है, तो ये कार जब मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा इस कार पे। सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम एक बुलेट की बात करें, तो बुलेट जब हवा में मूव करेगी, ठीक है ना, जो जैसे मान लीजिए गन है, हालांकि गन अच्छी नहीं बनी मेरी, पर मान लीजिए ये गन है, और ये गन से मैंने बुलेट फायर की है, ठीक है। सो व्हेन आई फायर द बुलेट फ्रॉम द गन, it will it will start from some velocity, because द गन में पहले वो जीरो वेलोसिटी थी, फिर जब झट से मैंने जैसे ही टी इक्वल टू जीरो पे कुछ फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स उस पे लगाया, तो ये बुलेट जो है ये सामने की ओर रश करने लगी। अब ये बुलेट के केस में भी, जो ये बुलेट एयर रेजिस्टेंस से सफर करेगी, ठीक है, एंड दिस एयर रेजिस्टेंस विल बी अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा एयर रेजिस्टेंस होगा। वाई दिस एयर रेजिस्टेंस विल बी कंसिडरेबल इन केस ऑफ अ बुलेट? बिकॉज देखिए दोस्तों, वो जो बुलेट फायर हो रही है उसमें आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, तभी वो जैसे आपको बुलेट फायर करने का क्या मकसद होता है कि किसी की हत्या करना या फिर किसी जीव को मारना। तो तो अगर आप चाहते हैं कि उसके बॉडी में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करे बुलेट, सो नेचुरली यू विल हैव टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वेरी हाई। तो बुलेट की वेलोसिटी उसके लिए हाई रखनी होगी, और उसके लिए जो गन है वो इम्पल्सिव फोर्स लगाएगी। इम्पल्सिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है जो बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, मतलब व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ओके, मतलब टाइम एकदम ऐसा 0.000000000000001 ऐसा कुछ होगा, और इतने से टाइम में एकदम फोर्स अगर आप देखोगे, तो मान लीजिए 1000 न्यूटन, इस टाइप की सिचुएशन जब भी बनेगी, सो सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स वाली सिचुएशन, ठीक है। सो लोअर क्लासेस में प्लस 2 के लेवल पे आपने पढ़ा ही होगा इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, पर मैं यहाँ पे आपको बता दिया फिर भी। तो देखिए दोस्तों, अब बुलेट जो है वो स्ट्रीमलाइंड शेप्ड की क्यों होती है? देखिए, आपने जब भी मूवीज वगैरह में बुलेट देखी होगी, शायद आप आपके घर में गन होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप सब आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेचुरली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही होगे, क्योंकि एकदम जो हाई क्लास सोसाइटी वो तो आईएएस का प्रिपरेशन नहीं करती यूजुअली। बट व्हाट एवर मे बी द केस, तो आपके घर में आपने तो बुलेट नहीं देखी होगी, या अगर आपके पापा पुलिस वाले हैं तो फिर शायद देखी होगी बुलेट की कैसी दिखती है वो। तो वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है दोस्तों। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब कैसा? एक इस प्रकार का शेप होता है, ओके। Now, why this kind of shape? This kind of shape is given in order to make the air resistance less. एयर रेजिस्टेंस को घटाने के लिए इस टाइप का शेप बनाया होता है। जब इस टाइप का शेप बनाते हैं, तो इससे जो हमारा ये होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि एयर जो है वो इस तरीके से पास होने लगती है एट एन एंगल, किसी एंगल पे पास होने लगती है एयर, और परपेंडिकुलरली हिट नहीं करती। जबकि अगर आप इस प्रकार की बुलेट बना देंगे, किस प्रकार की, इस प्रकार की, तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि एयर परपेंडिकुलरली हिट करेगी। तो आपको तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलरली जब भी हिट करता है कोई फोर्स, तो परपेंडिकुलरली हिट करने वाला फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उसका असर होता है। तो ये कारण होता है बुलेट को। और दूसरा भी कारण है दोस्तों, जो चीज एयर के लिए अप्लाई होती है, जैसे ये ऐसी बुलेट, स्क्वायर शेप की बुलेट एयर को चीरते हुए नहीं निकल सकती है ना, स्क्वायर शेप की बुलेट एयर को चीरते हुए नहीं निकल सकती, जबकि स्ट्रीमलाइन बुलेट एयर को चीरते हुए निकल सकती है। उसी तरीके से जो चीज गैस यानी एयर जो कि एक गैस है, एयर जो कि एक गैस है, उसके लिए जो चीज अप्लाई होती है, सेम वही चीज उसके लिए भी अप्लाई होगी, आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी में आपको बुलेट घुसानी है, मतलब उसकी हत्या करनी है सपोज, ऐसा कोई मतलब हाइपोथेटिकल केस मान लीजिए, या फिर कोई पुलिस वाला है, उसको क्रिमिनल का एनकाउंटर करना है। अब वो स्क्वायर शेप की बुलेट से अगर मारेगा उसको, तो पहले तो बुलेट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और दूसरी चीज ये
कि जब जैसे ही उस क्रिमिनल की बॉडी को वो बुलेट हिट करेगी, ठीक है ना, ऐसी स्क्वायर बुलेट उसमें पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए एयर रेजिस्टेंस ज्यादा था, मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से बॉडी, जो क्रिमिनल की बॉडी जो कि सॉलिड है, वो क्रिमिनल की बॉडी सॉलिड होने की वजह से वो भी इसको बेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है। मतलब वो बेयर नहीं कर पाएगा बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब ये नहीं कर पाएगा, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा स्क्वायर शेप की बुलेट को, क्योंकि उसके बॉडी से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई मिलेगा उसको। रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। ठीक है। तो दैट्स वाई बुलेट आर मेड ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है ना। तो स्क्वायर शेप की बुलेट क्रिमिनल के बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जबकि स्ट्रीमलाइन शेप की बुलेट आराम से पेनिट्रेट करके जो हमारा उद्देश्य है एनकाउंटर करने का, वो पूरा कर देगी। ठीक है। सो ये सब तो बातें हो गई। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि ये रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पे हमारे कंसिडरेशंस क्या है फिजिक्स, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। रियल लाइफ में तो हो सकता है कि अनइवनली आपका वेक्टर जो है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स वेक्टर है, उसका वेरिएशन अनइवनली भी हो सकता है। ठीक है। अनइवनली मतलब कि कोई कुछ भी उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं निकल के आ रहा है, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें तो फिजिक्स पढ़ना है, तो नेचुरली वी विल हैव टू कंसीडर सम थिंग्स। देखिए अब दोस्तों, अब पहला केस यहाँ पे देखते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर रेजिस्टिव फोर्स में पहला केस है व्हेन रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। जब रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी जो होगी मूविंग बॉडी के, उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ये कैसा केस है भाई साहब? तो ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से, ये t इक्वल टू 0 पे मैं v इक्वल टू वी नॉट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से एक बुलेट फायर करता हूँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि बाकी के जो मोशंस थे, जैसे रॉकेट का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते समय हमने क्या कंसीडर किया था? रॉकेट का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते समय हमने ये कंसीडर किया था कि रॉकेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब t इक्वल टू 0 पे रॉकेट की वेलोसिटी 0 है, ऐसा अज्यूम किया था हमने रॉकेट मोशन के केस में, या कार के मोशन के केस में, जो जहां पे भी हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, वहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब, या फिर आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट एच से, किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो नेचुरली यू कंसिडर कि initial velocity of the ball or initial velocity of this rocket or the initial velocity of the car is equal to 0। तो यहाँ पे ये assumption valid है कि 0 वेलोसिटी से शुरू हो रहा है हमारा पार्टिकल। बट मान लीजिए ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है, या मान लीजिए यहाँ से बुलेट फायर हुई है। ठीक है। तो आप ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते दोस्तों कि t इक्वल टू 0 पे जो हमारी बुलेट है वो रेस्ट पे थी, इसीलिए t इक्वल टू 0 पे हमारा जो वेलोसिटी होगा बुलेट का वो 0 होगा। ये आप कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? t इक्वल टू 0 पे बुलेट का वेलोसिटी v इक्वल टू 0 क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। जो आपके प्रीवियस एग्जांपल्स थे, जैसे रॉकेट का मोशन रेस्ट से स्टार्ट होना, कार का मोशन रेस्ट से स्टार्ट होना, या फिर ये बॉल को रेस्ट से रिलीज करना बिना धक्का लगाए, इन सब केसेस में जो हमारा कोई इम्पल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था दोस्तों, एकदम एकदम निग्लिजिबल वेलोसिटी से, यानी 0 वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही थी, रॉकेट के केस में, या बॉल ड्रॉप किया था उस केस में। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है दोस्तों। t इक्वल टू 0 पे अगर आप रेस्ट पे मानोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि एकदम ही नैनो सेकेंड्स में, या फिर माइक्रो माइक्रो नैनो सेकेंड्स में बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स एक्ट करके वेलोसिटी को एकदम से बढ़ा दिया है, v इक्वल टू वी नॉट कर दिया है। ठीक है, बुलेट के केस में। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे हम रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कंसिडर करते समय वेलोसिटी को 0 से नहीं मान सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ है दोस्तों। उस टाइम t इक्वल टू 0 से लेके
टाइम टी इक्वल टू जीरो से लेके टाइम 0.000000, या फिर इसको मैं ऐसा लिखूं कि टाइम 10⁻⁻18 सेकेंड्स, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है। तो टाइम टाइम टी इक्वल टू जीरो से लेके टाइम टी इक्वल टू 10⁻⁻18 सेकेंड्स, जब वो बुलेट रेस्ट पे थी और जैसे ही नोजल ने वो बुलेट को धक्का दिया, मतलब गन के इनसाइड मशीनरी ने उस बुलेट को धक्का दिया, तो मान लीजिए 10⁻18 सेकेंड्स लगे वो धक्का देने में। अब इतने से टाइम में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो बहुत ह्यूज है। तो इम्पल्सिव फोर्स इज वेरी हाई। ओके, सो इसीलिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मान लो वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो थी भी, और टाइम 10⁻⁻18 पे वेलोसिटी एकदम से हो गई वी नॉट, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट का मोशन है इसको हम इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। टाइम टी इक्वल टू जीरो से टाइम 10⁻⁻18 को हम इग्नोर कर देते हैं, और हम सीधे सीधे ये कह देते हैं कि ये भी टाइम टी इक्वल टू जीरो है, और ये भी टाइम 10⁻⁻18 भी टाइम टी इक्वल टू जीरो है। क्यों कंसिडर किया हमने ऐसा, इसको भी टाइम टी इक्वल टू जीरो क्यों कहा? क्योंकि बाकी का जो मोशन है उसमें टाइम सेकेंड्स में लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसा लिया जा रहा है टाइम बाकी के मोशन में, और यहाँ पे 10⁻⁻18 है टाइम। सो क्वाइट ऑब्वियस बात है कि 10⁻⁻18 विल बी निग्लेक्टेड, राइट। सो दैट्स व्हाई टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी इक्वल टू वी नॉट लिखी गई है, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टाइम है। वी इक्वल टू जीरो और वी इक्वल टू वी नॉट के बीच में जो टाइम है वो इतना कम है, इतना कम है कि हम उसको ऑलमोस्ट टी इक्वल टू जीरो ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी इक्वल टू वी नॉट ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ये हम मानते हैं इम्पल्सिव फोर्स के केस में। इसलिए यहाँ पे रॉकेट रॉकेट की तरह या फिर रॉकेट की तरह मत कंसिडर कर लेना कि रेस से शुरू हो रहा है, या फिर वो बॉल ड्रॉप करते हैं हाइट एज से, उसकी तरह मत कंसिडर कर लेना कि रेस से शुरू हो रहा है। ओके, तो ये बात तो आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। लेट मी इरेज द थिंग्स। ओके, यस, ये इरेज करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट वेल एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ इरेजिंग। ये इरेज कैसे करते हैं मुझे अब तक तो वही नहीं पता चला है, ठीक है ना। ओके, वॉट एवर मे बी द केस, लेट्स सी। सो देखिए दोस्तों, ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी इक्वल टू वी नॉट से शुरू हुआ। अब ये तो बता दिया रीजन की रेस से क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। और मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी वी हो जाती है उसकी। वेलोसिटी वी हो गई मतलब क्या? वेलोसिटी वी हो गई मतलब वेलोसिटी हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड। ओके, व्हाई इट हैज रिड्यूस्ड? बिकॉज just opposite to this velocity, just opposite to direction of motion of this bullet or whatever object it may be, तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के और उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स एक्ट करता है एफ, ठीक है। सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स, एंड in this case which we are considering right now, it is resistive force is proportional to वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पी ऑब्जेक्ट, उतने ही ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स बैक डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये बात रियल लाइफ में भी सच है दोस्तों। आपकी जो कार है वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी उतनी ही ज्यादा आपको हवा का झोंका महसूस होगा, ठीक है। तो उतना ही ज्यादा एयर आपकी गाड़ी से टकराएगी जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आपकी कार चलेगी। अगर आपकी कार एकदम ही निग्लिजिबल वेलोसिटी से चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब उस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगा, है कि नहीं। सो व्हेन रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम। मास एम की बॉडी है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। अभी बताया कि रेस से क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, अभी के अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्ट किया जाता है इन अ मीडियम। एक ऐसा मीडियम है, मान लीजिए वो मीडियम एयर है, मान लीजिए वो मीडियम वाटर है,
तो एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि जो हमारे एयर का रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, वाटर का उससे ज्यादा होगा, और सॉलिड्स का तो सबसे ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। इफ v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t, v इक्वल टू वी नॉट से वेलोसिटी v बन जाती है टाइम t पे, ठीक है। ये टाइम t इक्वल टू 0 पे वी नॉट थी। रेजिस्टिव फोर्स f, जो कि फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का फंक्शन है। वेलोसिटी का फंक्शन क्यों है रेजिस्टिव फोर्स f, बताइए मुझे। वेलोसिटी का फंक्शन इसलिए है रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है ना। यानी कि दिस स्मॉल f which has been shown in the figure, it is directly proportional to velocity of moving body, ठीक है। so v be the velocity of the body at time t, then the resistive force on it, उसके ऊपर resistive force क्या है बताइए मुझे। F is proportional to माइनस v। अब देखिए दोस्तों, माइनस v क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर अपोजिट, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फिजिक्स में उसको निगेटिव साइन से दिखाते हैं। दैट्स व्हाई रेजिस्टिव फोर्स F एंड वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो बट ऑब्वियस कि निगेटिव साइन जो है वो यूज करना पड़ा हमें। सो स्मॉल एफ जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये स्मॉल एफ, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, क्योंकि वी देखिए इस डायरेक्शन में है और एफ जो है इस डायरेक्शन में। सो माइनस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, निगेटिव साइन एज एफ इज अपोजिट टू वी, ठीक है। अब देखिए एम डीवी बाई डी टी आया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यदि होता है तो मुझे बताइए क्या फोर्स एम डीवी बाई डी टी नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एम डीवी बाई डी टी होगा। क्यों अब देखिए ना, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होने की वजह से ये जो रेजिस्टिव, ये किसके बराबर होगा, एम डीवी बाई डी टी के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास पे डिपेंड करता है। ये एक्सेलरेशन कैसा है, what kind of acceleration is this kind of acceleration which the resistive force is providing, that is actually opposite, ठीक है, to direction of velocity. So m dv by dt इक्वल टू क्या हो गया, मैंने मान लिया k डैश एक कांस्टेंट है, इसके प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट k डैश मान लिया मैंने। so m dv by dt will be equal to minus k डैश into v, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये dv by dt जो लिखा है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली किस प्रकार का एक्सेलरेशन है मुझे बताइए आप। ये रिटार्डेशन टाइप का एक्सेलरेशन है। देखो एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। कौन से प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन है ये, कौन सा, दिस मच, एम डीवी बाई डी टी। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब। और यहाँ पे माइनस के डैश वी के बराबर ये आएगा एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम डी वी बाई डी टी कहाँ से आया, ये तो आई होप समझ ही गया होगा भाई, ठीक है। एम इंटू रिटार्डेशन, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एफ होगा। और यहाँ पे बॉडी रिटार्ड कर रही है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर करके बॉडी की वेलोसिटी को कम कर रहा है। अब रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर करके अगर बॉडी की वेलोसिटी को कम कर रहा है, सो बट ऑब्वियस कि एफ जो होगा वो रिटार्डेटिव फोर्स होगा, ठीक है, रिटार्डेटिव फोर्स होगा। तो मास इनटू रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू एफ, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस रिटार्डेशन, डीवी बाय dt होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। समझ में आ रही है ना बात आपको।
सो एम डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डैश, मैंने के डैश को क्या माना है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट माना है। के डैश क्यों माना, के क्यों नहीं माना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है आगे चल के यूज करना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ के डैश यूज किया जानबूझ के, ठीक है, इनिशियल स्टेप में। अब देखिए दोस्तों, एम इज अ कांस्टेंट इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, एम क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट होता है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में कर दिया और के डैश बाय एम को एक नया कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। एज वी आर नॉट कंसिडरिंग द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट का रिलेटिविस्टिक वेरिएशन कंसिडर नहीं किया जा रहा है, सो क्वाइट ऑब्वियस है कि मास को कांस्टेंट मान लिया जाएगा और के डैश बाय एम भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट is always a constant. So k dash divided by m will be k, a new constant. Okay. So what expression did we get? तो dv by dt इक्वल टू माइनस के वी, ये आ रहा है हमारा, ठीक है, क्या निकल के आ रहा है, dv by dt इक्वल टू माइनस के वी, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कीजिए, v और v को एक साथ लाइए और d जो t है वो अलग कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या थी वेलोसिटी, v नॉट थी, टाइम t इक्वल टू t पे क्या थी, v थी, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने पूरे मोशन के लिए, पूरे रिटार्डेटिव मोशन के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी जो टाइम t इक्वल टू 0 पे थी, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, टाइम t इक्वल टू t पे कितनी थी, v थी, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली टाइम तो 0 ही होगा, और टाइम t इक्वल टू t पे टाइम t है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे अभी ये वाला मैथमेटिकल स्टेप भी मैं समझा ही देता हूँ, इसके बाद में एक स्किप की है मैंने स्टेप, और आपको भी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट स्टेप्स लिखते आना चाहिए। अब इतने पुअर आप नहीं हो गए मेरे ख्याल से, होपफुली, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ये एक स्टेप यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, ये देखिए, समझ में आ गई बात। नाउ द व्हाट विल बी दिस, एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी। So as log a minus log b is equal to log a by b. So ln v naught v over v naught equal to minus kt. This is the expression which we got. Now जब भी ln होता है तो ln का मतलब क्या होता है, log to the base e होता है, log to the base e होगा तो e to the power kt, ये इससे इस पे जाने में तो कोई आई होप आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें भी किसी का आपत्ति होगी तो वो भी मैं बता देता हूँ, देखिए एल एन वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है, ये एल एन को लिखिएगा लॉग टू द बेस ई, होता है कि नहीं, लॉग टू द बेस ई होता है ना। अब एक काम कीजिए, लॉग टू द बेस ई में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी होता है, तो क्या होता है, ए टू द पावर सी इज इक्वल टू बी हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ई टू द पावर माइनस के टी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा वी अपॉन वी नॉट के बराबर, ठीक है। तो वी नॉट जो है दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट, दूसरे साइड में जाएगा, डायरेक्शन नहीं, ठीक है, तो तो ये आ गया एक्सप्रेशन आपका जो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द वेरिएशन ऑफ दिस वी विथ वेलोसिटी इज एक्सपोनेंशियल अगेन, जैसे वो मास वाला किस्सा था ना, मास वाले किस्से में जैसे एक्सपोनेंशियली मास डिक्रीज कर रहा था, वैसे ही वो रॉकेट वाले किस्से में ठीक उसी तरीके से आपकी वेलोसिटी यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर अगर फोर्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेटिव फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है दोस्तों, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो वी नॉट से शुरू होगी और ये डिक्रीज करती जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे ही आप टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो क्या निकल के आएगा, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वी इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक समय के बाद
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। जैसे ये मान लीजिए वुडन प्लैंक है बहुत भारी वाला, या जमीन से अटैच्ड वाला वुडन प्लैंक है, मान लीजिए जमीन से अटैच्ड है, और यहाँ से मैंने बुलेट फायर की। अब यहाँ यहाँ जैसे ही बुलेट पहुंचेगी, कुछ अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, तो यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना, तो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत बड़े टाइम के बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगा। सो एक टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू जीरो, और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपको पता ही है, मैंने अभी अभी बताया था वी इक्वल टू वी नॉट है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत ही छोटा टाइम है। वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड, 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड के दरमियान में वो इम्पल्सिव फोर्स लगा है। तो उसकी तो स्टडी हम नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी, ठीक है। तो उसको तो छोड़ दीजिए, पर जैसे ही टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ही, मतलब उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी नॉट हो जाती है, जैसे ही वहां से आपको मोशन कंसीडर करना है, क्योंकि उस इंस्टेंट से रेजिस्टिव फोर्स जो है एक्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू जीरो, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब जो है ये हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस का एक्सेलरेशन बोलो, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा उस हिसाब से। और ये यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये लिखिएगा, v naught e to the power minus kt equal to dx by dt. So this formula has been written on the next slide. v naught e to the power minus kt is equal to dx by dt. ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे मैं मोशन के शुरुआत से मोशन के अंत तक के इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ रही बात। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं मान रहा हूं कि एक्स नॉट से एक्स बदला, ठीक है, एक्स नॉट से एक्स बदला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जीरो क्यों नहीं मान रहा हूँ, इनिशियल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को जीरो क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मेरी मर्जी है कि मैं टाइम टी इक्वल टू जीरो कहाँ से कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये बुलेट फायर होती है, ये गन है, ये गन है सपोज, और इसमें से बुलेट फायर होती है। तो अगर यदि मैं ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से टी इक्वल टू जीरो मानूं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। सो एक्स नॉट विल बी जीरो इन दैट केस। अगर मैं बंदूक की नोजल से डिस्प्लेसमेंट को गिनना शुरू करता हूँ, तो वहां से तो डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो पे। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसी कोई सिचुएशन है कि ये बुलेट यहाँ से फायर हुई और यहाँ तक तो चली, लेकिन मैंने टाइम टी इक्वल टू जीरो यहाँ कंसिडर किया, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू जीरो यहाँ कंसिडर किया, और एक्स नॉट डिस्टेंस जो है गोली यहाँ से यहाँ तक चल चुकी थी ऑलरेडी, तो टी इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ से कंसिडर किया। तो आगे का मोशन मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मैं जनरलाइज केस ले रहा हूँ कि टी इक्वल टू जीरो पे एक्स नॉट डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, वो ऑब्जेक्ट कर चुका था कवर, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स नॉट डिस्टेंस, तो दैट्स वाई टी इक्वल टू जीरो पे एक्स नॉट लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको। अब ये देखिए, ये इंटीग्रेशन डीएक्स फिर ये हो जाएगा, फिर से ये वही वही वाली बात है, ठीक है। कैसी बात है वो, वही जो हमारे बचपन के इंटीग्रेशन डेरिवेशन के फॉर्मूले, वही वाली बात है फिर। ये देखिए, ये ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको सभी को पता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर माइनस के टी माइनस वन ओवर के हो जाएगा, ठीक है।
ये तो सभी को पता होगा यार, इंटीग्रेशन में अभी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चेन रूल वगैरह अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन फिर भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए ई टू द पावर माइनस के टी होगा, इंटीग्रेशन 0 to t dt है, ठीक है। तो इसका इसका ई टू द पावर माइनस के टी होगा, डिवीजन में क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ माइनस के टी, ठीक है। और जैसे ही मैं ये करूंगा परफॉर्म, तो ई टू द पावर माइनस के टी मिलेगा मुझे, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब ये एक्सप्रेशन आ गया इंटीग्रेशन इंडेफिनेट वाला। अभी इसमें तुम ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस के टी ओवर के, इसमें 0 to t लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। सो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई के इंटू ई टू दावर माइनस के टी माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस साइन को मैं अंदर ले जा लूंगा, माइनस साइन को मैंने भीतर ले गया। अब ये भीतर जैसे ही माइनस साइन को ले गए, तो वन वन का साइन पॉजिटिव हो गया, ई टू दावर माइनस के टी का साइन निगेटिव हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एक खास वैल्यू मिलती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट बाय के 1 - ई टू दावर माइनस के टी, ये निकल के आता है, ठीक है। और जैसे ही और मैं अभी मान लिया कि सपोज जो हमारा सबसे जनरलाइज केस क्या होता है, सबसे जनरलाइज केस हमारा ये होता है कि जैसे ही बंदूक की नोजल से बुलेट निकली, मैंने टाइम t इक्वल टू 0 वहीं से मान लिया, ठीक है। ये हमारा जनरलाइज केस होता है ना यूजुअली। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी बताया था मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि एक्शन और डिस्टेंस पे t इक्वल टू 0 माने, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मोस्ट जनरलाइज केस होता है उसमें हम मोशन को एकदम स्टार्टिंग से कंसिडर करते हैं, मतलब t इक्वल टू 0 वहां से कंसिडर करते हैं जहां से बुलेट फायर हुई थी। तो t इक्वल टू 0 अगर वहां से कंसिडर करोगे तो नेचुरली उस समय तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था ना, तो डिस्टेंस 0 ट्रेवल था, उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था। सो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे सबसे जनरलाइज केस में, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और x विल बी इक्वल टू वी नॉट बाय के इंटू 1 - सो what can you see over here? You can see the graph will be like this, okay। जैसे ही आप t इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे इसमें, तो आपको टी इक्वल टू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे तो वी नॉट बाय के आएगा। देखिए इसमें टी इक्वल टू 0 इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करके देखिए क्या आएगा, वी नॉट बाय के निकल के आएगा। और जैसे ही आप टी इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ओके। सो दिस इज द थिंग, और ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको याद रख के जाने होंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। अब ये जो है ये मेरे ख्याल से +2 लेवल के मैथ्स में ये इस प्रकार के चीज का क्या ग्राफ होता है वो आया था, ठीक है। आता था मतलब आप लोगों के सिलेबस में था +2 लेवल पे। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट कि इसका ये ग्राफ क्यों होता है, अलग टाइप का क्यों नहीं होता, ठीक है, उस पे तो मैं नहीं जाने वाला। तो ये जो यहाँ पे छोटी सी गैप दिख रही है ना, ये गैप नहीं है, ये यहाँ से ही शुरू हुआ है, ठीक है, वो गलती से गैप बन गई है, ठीक है। सो उसको गैप मत कंसिडर कीजिएगा, एक्सीडेंटल है वो, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट का भी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन आ गया। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही है यहाँ पे। क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक है? क्योंकि पहली बात तो बुलेट ऐसी जाके ऐसी वापस नहीं आ रही है। अगर बुलेट ऐसी जाके ऐसी वापस आ जाती तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का मान अलग अलग हो जाता, ठीक है। पर चूंकि बुलेट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में बुलेट जा रही है, सिंगल डायरेक्शन में, और सिंगल डायरेक्शन में बुलेट जाने के साथ साथ वो वापस नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो मोशन वन डायमेंशनल है,
टोटली रेक्टिलिनियर मोशन है, और ऊपर से कोई वापस जाने वाली भी स्थिति नहीं है। तो मोशन इन वन डायरेक्शन एज वेल एज वन डायमेंशनल मोशन, तो ऐसे केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। तो एक्स इज डिस्टेंस ऑल्सो, इसको डिस्टेंस बोल लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, उन दो वो एक ही बात होगी इस केस में। इस केस में एक ही बात होगी क्योंकि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, पहली बात, और वन डायमेंशनल रेक्टिलिनियर है इसीलिए। ठीक है ना। So this is the expression for distance or displacement. And what was the expression for speed or velocity? स्पीड या वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ये था जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और ये चीज भी अगर आप पास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो ये चीज भी, ये डिराइव करने के लिए भी एग्जाम में आया था। ये 2001 में पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि तो ये 2000s में कहीं पूछा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन डिराइव करना था और ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना था। ठीक है ना। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल देते समय पहले ही बता दिया था कि पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विथ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो क्या ये उससे अलग केस है? अलग केस नहीं है दोस्तों, बस नोटेशंस अलग हो जाते हैं। जब भी पार्टिकल ग्रेविटी में फॉल करेगा तो ऑब्वियसली उस पर दो प्रकार के फोर्स एक्ट करेंगे ना, ये पहले वाले केस से अलग है थोड़ा। ठीक है, ये मैं अगले क्लास में बताने वाला हूँ। पर यहाँ पे mg ने एक्ट करेगा और एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, सो देयर विल बी टू काइंड ऑफ फोर्सेस। वहां पे सिर्फ एक ही काइंड ऑफ फोर्स था, वो कौन सा था? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ रेजिस्टिव मीडियम का फोर्स और रिटार्डेटिव फोर्स एक ही प्रकार का फोर्स था पिछले केस में। यहाँ दो प्रकार के फोर्स होंगे। सो वी विल सी दिस कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, कि पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विथ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये वाला केस, ये भी PYQ है यूपीएससी का, तो ये भी हम देख लेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और अगले क्लास का इंतजार कीजिएगा जो आज ही आ जाएगी। ठीक है। तो मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।